हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा एंड यू वाचिंग जस्ट क्राइम केस। आप इस केस को कहां से देख रहे हैं, मुझे अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज इस केस के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं। जब आप इस केस के बारे में सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कैसे पैसे के सामने इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है। तो बात करते हैं आज के इस केस के बारे में। आज के इस केस के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी के कानपुर में। यूपी के कानपुर में एक थाना लगता है, थाना पनकी, और उसी पनकी थाना में एक गांव है जिसका नाम है पतरसा। उसी गांव से 47 साल के दयाराम अपने छोटे भाई अनुज को फोन करके बताते हैं कि उसकी जान खतरे में है, और साथ ही वो अपनी लोकेशन भी अपने छोटे भाई को भेज देते हैं। और अपने भाई को फोन करने के साथ साथ वो वहां के थाने में लगने वाली पुलिस को भी फोन करके बता देते हैं। अब पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल जाते हैं, उधर अनुज भी बेहद परेशान हो जाता है। लेकिन मौका लगाकर, समय ना गंवाकर पुलिस वाले और अनुज भी उस जगह पर, लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जाकर देखते हैं तो एक कमरा है, उस कमरे में आग लगी हुई है और वहां पर आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं। पुलिस वाले उन लोगों की मदद से और अनुज भी उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जैसे ही गेट को खोला जाता है तो अंदर का मंजर देखने लायक था। पूरे कमरे में आग लगी हुई थी, सारा सामान जला हुआ था और दयाराम नाम का वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ था। लेकिन वो बैठा हुआ तो था, केवल उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो बैठा हुआ था। उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी, वो जलकर और दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस वाले आजू बाजू के कई लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग बताते हैं कि अभी इस घर में आग लगी थी और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके पहले कि वो लोग अंदर जा पाते उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी सांसें शांत हो चुकी थी और अंदर से चीखने की आवाज आनी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब पुलिस वाले बात करते हैं अनुज से और अनुज बात करता है पुलिस वालों से। अनुज पुलिस वालों को बताता है कि जब उसके भाई ने, दयाराम ने उसे फोन करके बताया था तो साथ ही साथ में उसकी पत्नी का नाम भी बताया था। अब पुलिस वाले सीधा सीधा उसकी पत्नी को उठा लेते हैं। पत्नी से बातचीत की जाती है तो पत्नी एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करती है जिसे जिसने भी सुना हर इंसान हैरत में पड़ गया। तो बात करते हैं उस खुलासे के बारे में, वो एग्जैक्टली क्या खुलासा है। तो दयाराम सोनकर, जिनकी उम्र 47 साल है, फतेहपुर के देवरी गांव के रहने वाले हैं। वो पेशे से एक टीचर हैं और वो काम करते हैं राजधान में ग्राम्य विकास इंटर कॉलेज में टीचर हैं। दयाराम सोनकर बहुत ज्यादा इज्जतदार इंसान है। उनके स्टाफ में और आजू बाजू में बहुत सारे लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। 2009 में उनकी शादी हुई थी फतेहपुर के भैसाली बकेवर जहानाबाद में एक लड़की जिसका नाम था संगीता देवी। इनकी शादी के बाद में इनको एक बेटा भी होता है और ये लोग अपने बेटे का नाम रखते हैं आद्विक। शादी के कुछ सालों तक इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। इनके बीच में किसी भी अंदाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर बात करें दयाराम सोनकर के बारे में तो बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज में जीने वाले दयाराम सोनकर हर दिन अपने घर से निकलकर केवल अपना लंच लेकर और सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा अपने कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज में काम किया करते थे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया करते थे और फिर सीधा अपने घर आ जाया करते थे। शाम को अपनी पत्नी से बात करके वो सो जाया करते थे। ये उनका डेली रूटीन था। लेकिन दोस्तों, संगीता देवी जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, मॉडर्न विचारों की थी और इसी वजह से उसका कई सारे लड़कों से मिलना जुलना था। उन्हीं लड़कों में से एक लड़के का नाम था पवन, जो पास में ही एक जगह हरबशपुर बिंदनु वहां का रहने वाला था, ढाबा चलाता था और नाम था पवन। अब जैसे कि संगीता देवी बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, उसे लड़कों से बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके हस्बैंड की अच्छी खासी सैलरी भी थी और वो अपने हस्बैंड की सैलरी को लेकर आए दिन अपने घर से निकल जाया करती थी शॉपिंग करने के बहाने से, और शॉपिंग करने के बहाने से वो पवन से मुलाकात किया करती थी। देखते देखते पवन से उसकी मुलाकातें
प्यार में बदल जाती हैं और अब वो दोनों एक साथ रहना चाहते थे। और इस बात की जो भनक थी वो मोहल्ले के आजू बाजू के जिस जगह पर दयाराम सोनकर रहा करते थे कई सारे लोगों को लग चुकी थी। वहाँ रहते रहते धीरे धीरे करके दयाराम सोनकर तक भी ये बात आ चुकी थी। अब दयाराम सोनकर धीरे धीरे परेशान होने लगे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी जो पत्नी है वो उन पर चीट कर रही है, साथ ही साथ में उनका बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है। अब एक दिन मौका पाकर वो अपने घर से निकल लेते हैं और बाजू में ही एक टी स्टॉल पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो देखते हैं कि पवन नाम का वो व्यक्ति उनके घर की तरफ जा रहा था। वो कुछ देर और वहां पर इंतजार करते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि पवन वापस नहीं आया। उन्हें पूरा शक हो जाता है कि हो ना हो पवन उनकी पत्नी से ही मिलने गया है और इसी शक की वजह से इस दिन वो कॉलेज ना जाकर अपने घर वापस जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में से अंदर से पवन एकदम कपड़े पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो पवन को और अपनी पत्नी संगीता देवी को एक ऐसी कंडीशन में देख लेते हैं जिसमें एग्जैक्टली उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जिसकी वजह से वो पवन को पकड़ लेते हैं और दो चार चांटे उसमें लगा देते हैं। उधर अपनी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, उसे भी डांटते हैं। ये सब करने के बाद थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं। पुलिस वालों से बोलते हैं कि मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पवन और अपनी पत्नी संगीता देवी की वजह से। और इसी दिन से अपने इस घर को छोड़कर दयाराम सोनकर अपने छोटे भाई अनुज के घर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। वो अपनी पत्नी की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो अपने भाई को इस बात को बताना भी चाह रहे थे और उन्होंने बता भी दिया था। अब वो अपने कॉलेज अपने भाई के घर से ही आना जाना किया करते थे। उनकी लाइफ अभी भी बहुत ज़्यादा सही चल रही थी। उधर अगर बात करें संगीता देवी के बारे में तो संगीता देवी को पैसे मिलने पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। संगीता देवी को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो पवन है वो उसकी हेल्प इस मामले में कर सकता है, लेकिन उल्टा पवन को तो संगीता से ही पैसे चाहिए थे। अब संगीता देवी पवन के साथ रह भी रही थी, यानी वो ओपन अंदाज में नहीं रह रही थी लेकिन फिर भी उसका उसके साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा था। अब वो पवन से एक दिन पैसे मांगती है जिसके बाद में पवन उसे एक आइडिया देता है। पवन उसे आइडिया देता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा काम कर दूं कि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए आधा खर्चा देना शुरू कर दें, यानी उनको जो सैलरी मिलती है उसकी आधी सैलरी तुम्हें मिलनी शुरू हो जाए। और संगीता देवी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लोग एक प्लानिंग बनाते हैं। तो फिर अपनी प्लानिंग के हिसाब से संडे को 28 तारीख को संगीता देवी और पवन दोनों मिलकर दयाराम सोनकर को फ़ोन करते हैं और उसे फ़ोन करके बताते हैं कि ये जो विवाद हमारे बीच में है, यानी संगीता देवी के और दयाराम सोनकर के बीच में है, ये कितने दिन तक चलने वाला है। एक काम करते हैं, वो उन्हें एक जगह बताते हैं, जगह का नाम था पतरसा और उसी पतरसा में पवन का एक दोस्त वकील था जिसका नाम था संजीव कुमार। तो संगीता देवी और पवन दयाराम से बोलते हैं कि तुम वहां पर आ जाओ, मेरा दोस्त एक वकील है, यानी हमारे जानने वाला एक वकील है और उस वकील के जरिए हम लोग बैठकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। अब दयाराम सोनकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीधे भी थे। वो अपनी पत्नी पर और पवन पर विश्वास कर लेते हैं और सीधा पतरसा में संजीव कुमार के उस चैम्बर पर पहुंच जाते हैं, यानी जो उन्होंने बनाया हुआ था। वहां जाने के बाद जब इन तीनों लोगों में ये लोग कमरे में बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं दयाराम को लग चुका था कि आज उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। अब ये लोग उससे यानी दयाराम से एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं। ये लोग अपने घर से प्लानिंग के हिसाब से कुछ पेपर्स को तैयार करके लेके गए थे। वो इस टाइप के पेपर थे कि आधी प्रॉपर्टी पे हिस्सा संगीता देवी का है, आधी सैलरी पे हिस्सा भी संगीता देवी का है और वो दयाराम से ज़बरदस्ती उन पेपर पे साइन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन दयाराम उनकी एक भी बात नहीं मानता, वो उन पर साइन नहीं करता। वो शुरुआत में दयाराम से बहस करते हैं,
उसे धमकाते भी हैं, लेकिन दयाराम फिर भी उनकी बात को नहीं मानता और बाद में गुस्से में आकर वो लोग दयाराम को एक सोफे पर बिठाकर उसके चारों तरफ मिट्टी का तेल और कुछ पेट्रोल भी डाल देते हैं और उसे फिर भी धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, इन पेपर्स पे साइन नहीं करा, तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या होगा, हम तुम्हारे में आग लगा देंगे। लेकिन दयाराम बहुत ज़्यादा निडर होके दिखाता है और वो इनकी बात को नहीं मानता। और दोस्तों, बाद में ये लोग दरवाज़ा लगाकर और गुस्से में उसमें आग लगाकर, कमरे में आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब उस कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं उठ जाता है तो दयाराम अपने भाई को और पुलिस वालों को ये पूरी बात बता देता है कि वो किस जगह पर किस अंदाज में आया था और कैसे उसके साथ कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत कर दी है। यानी उसकी खुद की वाइफ ने और वाइफ के ही एक आशिक ने और मिलकर साथ में संजीव कुमार नाम के एक लॉयर ने भी उसके साथ में किस तरह का खेल खेला है। अब दोस्तों, यहाँ पर दयाराम की तो डेथ हो चुकी है, संगीता देवी का जेल में जाना पूरी तरह से तय है। संगीता का और पवन का जो प्लान था पर मंथ की सैलरी में से आधा हिस्सा लेना दयाराम से, वो पूरी तरह से फेल तो हो ही चुका है। इन दोनों को जेल भी जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वकील है संजीव कुमार, उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई 100% होगी, क्योंकि वो भी इस केस में पूरा का पूरा भागीदारी है। अब आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या दयाराम ने सही करा उसको हिस्सा ना देकर? क्या उसकी पत्नी ने उसको जलाकर ठीक करा? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।